ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 11,264 लोग संक्रमण मुक्त घोषित किए गए हैं। कुल संक्रमण मुक्त रोगियों की संख्या हो गई है 83,370। भारत में संक्रमण मुक्ति की दर अब बढ़कर 47% है और कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में ये दर 43.3% है। नागरिकों के नाम लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि निर्धन और प्रवासी जनता कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि देश को अब आत्मनिर्भर होना ही होगा, क्योंकि प्रगति का एकमात्र यही रास्ता है। उन्होंने कहा, भारत दुनिया को ये रास्ता दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अनुसार लॉकडाउन बिल्कुल सही समय पर घोषित किया गया। इसी वजह से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जिम्मेदार, समझदार और निर्णय लेने में सक्षम सरकार साबित हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की दर 3.1% रही। कोविड-19 के संक्रमण के चलते वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद की दर कम रहेगी, क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी की भी स्थिति चारों ओर दिखाई देती है। भारत में कुछ राज्य अभी भी प्रतिबंध जारी रखना चाहते हैं तो कुछ छूट के इच्छुक हैं। मौजूदा लॉकडाउन यानी ये चौथा लॉकडाउन कल समाप्त हो रहा है। अमरीकी शहर मिनीपोलिस में पुलिस हिरासत में हुई एक अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद अटलांटा, वाशिंगटन डीसी, सैन जोस और डेनवर में भी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन जारी हैं और मिनेसोटा स्टेट गार्ड के जवान मिनीपोलिस में गश्त पर हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता समाप्त कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस विश्व संगठन को झेलनी पड़ रही है अमेरिका की नाराजगी। फुटबॉल लीग के मैच देखने के लिए पोलैंड ने दर्शकों को कम तादाद में स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। करीब 3 महीने के कड़े प्रतिबंधों के बाद अब पोलैंड धीरे धीरे खुलने लगा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम प्रताप सहगल है और मैंने विविध विधाओं में लेखन किया है। नाटक, कहानी, कविता, यात्रा वृत्तांत और अन्य भी। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानियाँ और बहुत अच्छे नाटक मैंने लिखे हैं और उनमें से कुछ कहानियों और नाटकों का प्रकाशन एनबीटी ने किया है। और एनबीटी ने देखिए मेरी ये एक पुस्तक बच्चों के लिए प्रकाशित की है, हरियाली की रानी। तो मैं आज आपको इसी किताब की कहानी हरियाली की रानी ही सुनाने जा रहा हूँ। हरियाली की रानी एक पंजाब का लोकेल है, पंजाब के लोकेल को लेकर लिखी गई कहानी है। आप जानते हैं ये अप्रैल का महीना है, बैसाखी अभी अभी गुजरी है और फसलें कट चुकी हैं, लोग फसलें संभाल रहे हैं। अब तो खलिहानों से वो बाजार में आने को तैयार हैं, लेकिन कई बार होता है कि सूखा पड़ जाता है। तो ये ऐसी ही कहानी है कि पंजाब के इलाकों में सूखा पड़ गया और उस साल बारिश ना होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। लेकिन एक परिवार, किसान परिवार था और उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम था जीतो।
अब जीतो को क्या पता कि फसल अच्छा होना खराब होना क्या होता है। उसका मतलब तो ये था कि बैसाखी आती है और बैसाखी का मतलब होता है नए कपड़े, नए जूते, कुछ गहने, हंसी खुशी ठट्ठा और एक तरह से घर में समृद्धि आती है। तो जीतो ने इस साल भी अपने पिता से कहा कि मुझे तो इस साल आप झुमके लेके दीजिए। तो पिता तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ा हुआ था उस इलाके में, फसल कहाँ से होती। बहुत मामूली सी फसल हुई, उससे तो किसान के कर्जे ही नहीं खत्म होते। तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उस जीतो को, अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया। फिर बड़े पछताए भी कि इस बच्ची का क्या कसूर है, क्या दोष है। पर अब जीतो तो परेशान थी। अब ये सूखा सिर्फ 1 साल नहीं रहा, 2 साल रहा। अब जीतो को समझ में नहीं आ रही थी कि सूखा होता क्या है। तो उसने माँ से पूछा कि माँ ये सूखा, इसका मतलब क्या है सूखे का। कह लेगी बेटा जब बारिश नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ जो फसलें हैं वो बारिश पर निर्भर करती हैं। अगर मानसून अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है तो हमारे घर में अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, गहने आते हैं और बहुत नई नई चीज़ें आती हैं, हंसी खुशी आती है और सारा साल बहुत अच्छे से निकल जाता है, अच्छा खाने को भी मिल जाता है। लेकिन अब नहीं है सूखा, जब बारिश नहीं है तो अच्छी फसल भी नहीं है। जीतो को कुछ कुछ समझ आने लगी बात, लेकिन अब वो फिर भी परेशान थी क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा था। वो जानती थी जब 2 साल पहले माँ को झुमके भी मिले थे, मुझे अच्छे से सैंडल मिले थे, लेकिन अब कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसने जाकर अपने स्कूल में अपने जो उसकी अध्यापिका थी, टीचर थी, उससे फिर जाके फिर पूछा कि टीचर ये बताइए कि बारिश कब आएगी। टीचर ने कहा कि ये तो मैं भी नहीं बता सकती, हम तो सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, सब लोगों के घरों में खुशी आए, संपन्नता आए, लेकिन अब कैसे कहें। तो जीतो बहुत परेशान इधर उधर घूम रही थी। तो ऐसे उसको कोई संत महात्मा मिल गए। तो संत महात्मा को प्रणाम किया और उसको कहा आप ही बताइए, आप तो बहुत पहुँचे हुए लगते हैं, आप सुनते हैं महात्माओं का सीधा रिश्ता ईश्वर से होता है। अब जीतो तो बच्ची थी, उसको क्या पता कितना रिश्ता होता है कितना नहीं होता, लेकिन उसने यही सुना हुआ था जो उसने महात्मा से पूछ लिया। तो उन्होंने कहा हाँ बेचे, बाकी तो किसी का भी रिश्ता हो सकता है। तो उसने उससे पूछा कि ये बताइए बारिश कब आएगी। अब वो भी चुप हो गए, कहने लगे कि बेटा क्या बताऊं, लेकिन मैं तुझे एक कहानी सुनाता। अब उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने जीतो को ये कहानी सुनाई कि एक बार ऐसे ही बहुत सूखा पड़ा था और एक बच्ची थी तुम्हारे जैसी, बहुत परेशान थी। तो उसने अपना, एक हरी परी होती है, हरी परी को उसने बड़ा याद किया, हरियाली की रानी को याद किया। हमने कहा हरियाली की रानी क्या होती है, हरी परी क्या होती है। कहते हैं ऐसे पंजाब में जैसे परियां आप जानते हो, और भी इसमें सब्ज परी कहते हैं यहाँ पर। तो उसको अगर बच्चे अच्छे मन से याद करें, सच्चे बच्चे मन के सच्चे वो मन से याद करें तो फिर उनकी कृपा हो जाती है। अब उसने एक तसल्ली देने के लिए जीतो को ये कहानी सुना दी और जीतो को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अब वो तो रात दिन प्रार्थना करती रहती कि हे हरी परी तू आ मेरे पास, मैं तुझे खिलाऊं कच्ची गरी, बारिश ला। ये हमारे यहाँ अगर बारिश आएगी तो अच्छी फसल आएगी, अच्छी फसल आएगी तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, वगैरह वगैरह। अब वो बहुत उससे अनुनय विनय करती रही। अब ऐसे ही एक दिन बहुत परेशान होकर, थक कर, घर में खाना भी ठीक से नहीं पक रहा था, जीतो सो गई। लेकिन सोने से पहले उसके मन में ख्याल जो है वो हरी परी का ही था। अब वो जब सो गई तो क्या देखती है कि ऊपर बड़ा खुला आसमान है और उसमें से आसमान में बड़े बादल
हैं और वहाँ से एक हरे रंग की परी आके उसके सिरहाने पर बैठ जाती है और वो उसको जीतो को कहती है कि जीतो तू बड़ी दुखी है, चल मैं तुझे सैर करवा के लाती हूँ। कहते कहाँ? कहते बादलों की सैर करते हैं, वहाँ देखो कितनी बारिश होती है। अब जीतो तो खुश हो गई, वो उसके पंखों पर सवार हो गई। वो परी ने अपने पंख फैलाए और ऐसे ऐसे उड़ने लगी और जीतो बैठी हुई थी उसकी पीठ पर और थोड़ी देर में वो पहुंच गए आसमान के ऊपर बादलों के पार। बड़े बड़े बादल ही बादल, वहाँ तो बहुत देखते हैं तो पानी है, बारिश है और उसको देखते हैं वहाँ हरे हरे बाग हैं। जीतो बड़ी प्रसन्न थी और सोच रही थी कि ऐसी हरियाली पृथ्वी पर कब आएगी। अब सोचते सोचते उसने फिर उससे पूछा, हरियाली की रानी ये बताओ कि पृथ्वी पर अब हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे पंजाब में ये हरियाली कब आएगी? तो उसने कहा परी ने कि देख जीतो तू बच्चा है और बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जब वो सच्चे मन से मुझे याद करते हैं तो मैं ज़रूर उनकी मनोकामना, उनकी इच्छा पूरी करती हूँ। तो क्या हुआ? एक झम से बूंद गिरी, जीतो की गाल पर पड़ी, दूसरी गिरी, जीतो की दूसरी गाल पर पड़ी, फिर झम 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 झम, वो झमाझम हो गया और जीतो की आंख जैसी अभी हिल रही थी तो माँ ने कहा जीतो उठ, बारिश आ गई है। ओ, जीतो तो हरियाली की रानी के साथ थी, सपना टूट गया। लेकिन हरियाली की रानी ने सपने में जो उसको कहा था वो सच हो गया। बारिश आई, खूब बारिश आई और फिर उनके खेत लहलहाने लगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली आ गई और फिर अगले साल जीतो को खूब खूब सारी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे कपड़े और उसको झुमके भी मिले, उसको अच्छे सैंडल भी मिले। अब जीतो खुश थी, जीतो की माँ भी खुश थी, सब लोग खुश थे। तो कहानी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप सच्चे मन से कुछ सोचते हो, करते हो तो वो हो भी जाता है। दूसरा मतलब क्या निकला कि सूखा बहुत भयंकर चीज़ है, अगर सूखा पड़ जाए तो बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तीसरा मतलब क्या निकला कि हमारी जो खेती है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए हमें मानसून के साथ साथ पानी की और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। तो ये सारे कहानी के अर्थ निकलते हैं। तो क्यों बच्चों, आपको कहानी पसंद आई? और मेरे साथ जो बड़े जुड़े हुए लोग हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें भी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और वो इस कहानी को अपने और बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 43% हुई। लगभग 71,000 लोग अब तक स्वस्थ हुए। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 52 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। सरकार की वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के अंत तक 60 देशों में फंसे हुए 1 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाने की योजना। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते की प्रगति की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 71,105 लोग स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर 42.89% हो गई है। इस तरह कोविड-19 मामलों की संख्या 1,65,799 पहुंच गई है।
भारत में कोविड-19 का प्रकोप फैलने के बाद इस महामारी के मामलों की ये सबसे अधिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 175 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है, जिससे पूरे देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 4,706 हो गई है। भारतीय रेल विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए अब तक 52 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा चुकी है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि देश भर में विभिन्न राज्यों से कुल 3,800 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेल श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने की राज्यों की सभी मांगें पूरी करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 80% ऐसी रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न स्थानों के लिए चलाई जा रही हैं। वंदे भारत अभियान पूरे जोरों से चल रहा है और इसका दूसरा चरण 13 जून तक जारी रहेगा। सरकार की दूसरे चरण के अंत तक 60 देशों से 1 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को वापस लाने की योजना है। तीसरे चरण के लिए भी तैयारियां जारी हैं, जिसके जून के मध्य में शुरू होने की संभावना है। सरकार ने बताया कि अब तक करीब 47,000 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। नेपाल और बांग्लादेश सीमा पर स्थित आव्रजन चौकियों के जरिए करीब 5,000 भारतीय पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि कुल 3,08,200 लोगों ने अपरिहार्य कारणों से भारत लौटने के लिए विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में पंजीकरण करवाया है। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया है। इनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काला चावल और जौहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए इन 23 वन उत्पादों को सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है, जिससे इस सूची में शामिल इन वस्तुओं की संख्या 73 हो गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि नई वस्तुओं में से 14 का भारत के पूर्वोत्तर भागों में वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन ये जंगलों में अपने आप उगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इन वस्तुओं को लघु वन उपज सूची में शामिल करने का फैसला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ द्विपक्षीय सहयोग के बारे में चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने इस संबंध में समन्वित प्रयास जारी करने का संकल्प लिया और एक दूसरे के साथ टेलीफोन पर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रगति की भी समीक्षा की और भविष्य में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी बढ़ाने की वचनबद्धता व्यक्त की। श्री एस्पर ने भारत यात्रा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निमंत्रण स्वीकार किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अम्फन चक्रवाती तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जान माल की क्षति पर दुख व्यक्त किया। दोनों रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी पारस्परिक हित के मामलों के बारे में अपने विचार साझा किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप नैयर बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक सीनियर डायरेक्टर और रेस्पिरेटरी मेडिसिन का हेड की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। इस टाइम काफ़ी टफ टाइम है। कोविड-19 नामक एक वायरस इन्फेक्शन हम सबको एक डिजीज़ कर रहा है, लेकिन अगर हमने अपने आप को स्वस्थ रखा है, अगर हमने अपने आप को हेल्दी रखा है, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, नियमित रूप से खाना खाते हैं, अच्छा हेल्दी डाइट खाते हैं और गलत चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, चाहे वो टोबैको किसी भी फॉर्म हो, तंबाकू, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो, कई लोग खैनी या किसी तरह से च्यू करते हैं, तो अगर वो नहीं करें तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि ये हमारी चीज़ें हमारे को वीकन करते हैं, हमारी यानी कि फेफड़ों को कमज़ोर करता है, हमारी बॉडी को कमज़ोर करता है। COPD हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बहुत सी बीमारियां
हो सकती है। और अगर हमारे फेफड़े तंदुरुस्त नहीं होंगे, अगर हमारी बॉडी तंदुरुस्त नहीं होगी और हमें कोई इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोविड-19 हो, तो एक भयानक रूप से हो सकती है। अदरवाइज वो हम ठीक हो सकते हैं अगर बीमारी हो भी जाए कई कारणवश तो। लेकिन अगर हमारे फेफड़े कमज़ोर होंगे, हम अपने अंदर से खोखले होंगे, तो ये बीमारी हमारे को पूरी तरह से गड़बड़ कर सकती है, यानी कि हमारे को काफ़ी क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें, तंबाकू से दूर रहें, सिगरेट से दूर रहें, हेल्दी खाना खाएं, नियमित रूप से खाएं, व्यायाम पूरा से करें, अच्छे से सोएं। अगर हम ये सब करेंगे तो हम किसी भी बीमारी को लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो ये तंबाकू और ये सब चीज़ें हमारे को खोखला कर देंगी, तो कोई भी बीमारी, हल्की बीमारी भी हमारे को बुरी तरह से हिला सकती है और कुछ भी कर सकती है। इसलिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वंस अगेन डॉक्टर संदीप नैयर थैंकिंग यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।